नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। हर रोज हम किसी न किसी नेता को अपने स्टूडियो में लेकर आते हैं। आप सुनते भी हैं, ऊब भी जाते हैं कि क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि आज की जो राजनीति है उसका चरित्र बिल्कुल बदल गया है। राजनीति का मतलब क्या होता है? नीति का राज की स्थापना उसका उद्देश्य होना चाहिए, लेकिन आज की जो राजनीति है उसका मकसद क्या है? राज पर कब्जा, यानी जो नीति राज पर कब्जा दिला दे वही राजनीति है। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसा शख्स है जो शायद राजनीति का अर्थ बदल देगा। उससे बहुत उम्मीद है देश की जनता को। कन्हैया कुमार, जी हाँ, उनसे बात करते हैं। कन्हैया जी, आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। आप बताइए, आज जो देश की राजनीति है उसको कैसे आप देखते हैं, किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। और ये जो आप कह रहे हैं कि एक व्यक्ति है जो देश की राजनीति बदल देगा, ये उम्मीद कर रहे हैं, देश की जनता करती है ऐसा। नहीं, लेकिन मैं कोई बदलाव की उम्मीद तो करेंगे हम, लेकिन हम कोई एक ही आदमी करेगा ना शुरुआत। लेकिन मैं कोई झूठ नहीं बोलना चाहता हूं कि अकेले इस उम्मीद पे खड़ा उतरना संभव नहीं है। जब तक बहुत सारे लोग, अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग, विद्यार्थी, शिक्षक, वकील, डॉक्टर, सामाजिक कार्यकर्ता, किसान, मजदूर, हर तरह के लोग जब तक मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य को बदलने के लिए एकजुट नहीं होंगे, तब तक ये नहीं बदला जा सकता है। क्योंकि यह जो राजनीति अभी है, इससे कुछ लोगों को लाभ मिल रहा है और उनका आपस में एक गठजोड़ है। बड़े पैसे वाले, बड़े बंदूक वाले, बड़े नाम वाले, बड़े रसूख वाले, हर फील्ड के, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो एकेडमिक्स हो, हर तरह के लोगों ने एक नेक्सस बना रखा है जहां किसी भी नए लोगों का प्रवेश वर्जित है। लेकिन यही तो सवाल है कन्हैया जी कि कैसे उसमें बदलाव लाएंगे, क्योंकि जो लाभान्वित वाला वर्ग है वो बहुत छोटा है और जो लाभ नहीं जिसको मिल रहा है वो बहुत बड़ा वर्ग है। फिर वो एकजुट क्यों नहीं हो पा रहा है, उसको नेतृत्व क्यों नहीं मिल पा रहा है? यही जो सवाल है आपका, इसी सवाल में इसका जवाब है कि लाभान्वित होने वाला वर्ग बहुत छोटा है और जो लाभ से वंचित है वो वर्ग बहुत बड़ा है। तो वंचितों का जो ये तबका है, इस तबके को यह एहसास दिलाना पड़ेगा कि आप वंचित क्यों हैं, और आप जो वंचित हैं और आपको जो वंचित करने वाले लोग हैं, आपको जाति और धर्म के नाम पर, क्षेत्र, भाषा, बोली के नाम पर आपको आपस में विभाजित कर आपका जो मुख्य सवाल है उस मुख्य सवाल से आपका ध्यान भटकाते हैं। और मैं समझता हूं कि इस देश के भीतर वंचितों का जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि किसानों को उनके फसल का दाम कैसे मिले, मजदूरों को उनकी मजदूरी कैसे मिले, सभी जाति और धर्म के लोगों को, लिंग के लोगों को बेहतर शिक्षा कैसे मिले, सही स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसे हो, बेहतर ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था कैसे हो, और सभी भारतीयों को, चाहे वो किसी जाति समुदाय के लोग हों, लिंग के लोग हों, उनको बराबर का आत्मसम्मान कैसे मिले, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है। इस पे लोगों को गुलबंद करना पड़ेगा। आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन गुलबंद करेगा कौन? क्योंकि आप ठीक कर रहे हैं कि किसानों को जो मिलना चाहिए सुविधा वो मिलना चाहिए। खेती हमारे देश की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी रीढ़ है, कहिए आप। हमारे देश की 70% आबादी खेती पर निर्भर है, लेकिन खेती कभी चुनावी मुद्दा बना ही नहीं। खेती को लेकर कभी ऐसा नहीं हुआ कि चुनाव में वोट देंगे तो खेती के लिए जो बढ़ावा देगा उसको देंगे, या किसी पार्टी ने भी खेती को कभी चुनावी मुद्दा नहीं बनाया, बेरोजगारी को कभी चुनावी मुद्दा नहीं बनाया। तो ये मुद्दा बनाएगा कौन? आप वामपंथी दलों से ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन वो भी सफल नहीं हुए, संघर्ष करते रहे, लेकिन जो वंचित तबका है उसको नेतृत्व नहीं मिला या उनको समझा नहीं पाए कि भाई अब आप अपने हकूक की लड़ाई लड़िए, धर्म, जाति, मजहब के फंदे से बाहर निकलिए। क्यों नहीं निकल पाई जनता? देखिए, ऐसा नहीं है कि जनता निकली नहीं है। एक छोटा सा मैं आपको इतिहास बताता हूँ। 1857 का जो विद्रोह हुआ तो लोगों को लगता था कि अंग्रेज को हम नहीं भगा पाएंगे, लेकिन 1942 का जब विद्रोह हुआ तब लगा कि हम अंग्रेज को भगा सकते हैं और 1947 में भारत को आज़ादी मिली। एक कालखंड का इतिहास है। फिर आप देखिए कि किसानी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना। चौधरी चरण सिंह एक बड़े जननेता के रूप में उभरे और अलग अलग इलाकों में किसानों को लेकर के जो लड़ने वाले लोग थे वो राजनीति में आए और किसानों को बहुत सारे लाभ मिले और किसानों के काम को भी रिकॉग्नाइज किया गया, तमाम तरीके की व्यवस्था उसके अंदर लगाई गई। लेकिन क्या होता है कि एक तरह की राजनीति का एक दौर होता है, फिर वो समाप्त हो जाता है। फिर जो नए सवाल उभरते हैं उस नए सवाल को नए तरीके से संगठित करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि वामपंथियों ने काम नहीं किया। गिरनी कामगार मजदूरों का जो हड़ताल हुआ था,
स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में वो एक ऐतिहासिक काम माना जाता है। और मजदूरों का जो संगठन है, जो वामपंथियों का संगठन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, उसके पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे और मजदूरों को गोलबंद करके डांगे 15 साल जेल में रहे थे। और वो जब एक नारा लिखते थे किसी ट्रेन की बॉगी पे, वो देश का नारा बन जाता था। तो दौर बदला, नए तरह के उत्पादन के साधन आए, नई पीढ़ी आई, नई तरह की समस्या पैदा हुई। इन नई समस्याओं को नए तरीके से रीऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। सवाल है कि कौन करेगा? आप करेंगे, हम करेंगे, हमारे आपके जैसे लोग। जब हम अपने घर से अपने जीवन की शुरुआत करते हैं, अपने ऑफिस तक आते हैं और वापस जब हम घर जाते हैं, तो हमारे मन में कई तरह के सवाल उत्पन्न होते हैं, कई तरह की समस्याएं हमको नजर आती हैं। उन समस्याओं को जो हम महसूस कर रहे हैं, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसको उसी वक्त महसूस कर रहे हैं, उनको इकट्ठा करना पड़ेगा। वही बात है कि आप क्रिच पे खड़े हैं, बैट आपके हाथ में है, फिर आप कहेंगे कि रन कौन बनाएगा? यह देश हमारा है, इस देश को हमको ही बचाना पड़ेगा। ये बिहार हमारा है, बिहार को बेहतर बनाने का संकल्प भी हमको ही करना पड़ेगा। नहीं कन्हैया, मैंने ये कभी नहीं कहा कि वामपंथियों ने कोई काम नहीं किया, बहुत काम किया, लेकिन बदलाव लाना है, आमूलचूल परिवर्तन लाना है। किसानों को उनका हक देना है, बेरोजगारी को दूर करना है और जाति मजहब की राजनीति से ऊपर उठ करके देश के लिए काम करना है। तो सत्ता में भी आना जरूरी है, लेकिन वामपंथ इतना दिनों से लड़ाई लड़ रहा है, उस सत्ता पर काबिज अगर नहीं होगा पूरे देश के स्तर पर, तो फिर ये लड़ाई कैसे आगे बढ़ेगी? मैं ये कह रहा हूँ। तो उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या उपाय है? कोई है रणनीति, कोई सोच, कोई? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि समाज के जो वंचित लोग हैं, जो अलग अलग तबकों में बटे हुए हैं, उनको एक तबके में, जैसे कहते हैं ना कि अलग अलग फूल को एक धागे में पिरोते हैं, फिर उसमें एकता की गांठ लगाते हैं, उस तरीके से हमको पिरोने का काम करना पड़ेगा। और ये काम करने में वक्त लगता है और हर दौर में लगा है। इस तरह से जो शोषित जनता है उसको इकट्ठा करने में वक्त लगता है, लेकिन जब शोषित जनता एक बार इकट्ठा हो जाती है तो उसका राज आता है, उसके सवाल प्रमुखता से उठाए जाते हैं। और हर दौर में ऐसा हुआ है। अलग अलग वंचित तबके के लोगों को जब इकट्ठा किया गया है तो नए तरह की राजनीति का जन्म हुआ है, नई तरह की नीतियां राजनीति के द्वारा लागू की गई है और उसका समाज पे एक सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है। हालांकि जब हम किसी चीज़ को द्वंद्वात्मक तरीके से देखते हैं तो किसी चीज़ का यदि सकारात्मक प्रभाव होता है तो उसका कुछ नकारात्मक प्रभाव भी होता है, लेकिन ओवरऑल अगर आप समाज का मूल्यांकन करेंगे तो हमारा समाज आज के डेट में आगे बढ़ा है, हमारा देश भी आगे बढ़ा है। और जब देश आगे बढ़ता है तो उसके सामने नई चुनौतियां भी आती हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में रेलवे का विकास नहीं हुआ, स्वास्थ्य सेवाओं का विकास नहीं हुआ, सड़कों का विकास नहीं हुआ, नए तबके हर वर्ग में नहीं पैदा हुए या हर जाति में नहीं पैदा हुए। आज आप देख लीजिए, सभी समुदाय में एक तरह का मिडिल क्लास पैदा हुआ है, पढ़ा लिखा प्रोफेशनल। अब ये जो प्रोफेशनल्स हैं जिनके पास थोड़ी सी चीज़ आई है हाथ में, ये उनकी जिम्मेवारी है कि वो अपने से नीचे के लोगों को डिलीवर करें। अगर वो महसूस कर रहे हैं कि समाज में कोई समस्या है तो उस समस्या के निदान के लिए उनको भी एफर्ट करना पड़ेगा। और उसी एफर्ट का नतीजा है जो मैं बार बार आपको कहता हूं कि जब तक लोग ये महसूस करके इकट्ठा होना नहीं शुरू करेंगे तब तक जो है ये समस्या जो है उससे हम निदान नहीं ले पाएंगे। मैं विद्यार्थी था, मैंने अपनी पीएचडी पूरी की और जो है पढ़ाई के क्रम में जो चीज़ सीखा आप लोगों के, तमाम लोगों के, देश के टैक्स के पैसे से, उसको समाज में लागू करने की कोशिश कर रहा हूँ। स्वाभाविक रूप से जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो अनकंफर्टेबल महसूस होंगे, उनको अच्छा वो असहज महसूस होते हैं और वो असहज महसूस होने के लिए तरह तरह से जो है इस आंदोलन को, इस लड़ाई को खंडित विखंडित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन आप ये देख लीजिए कि आप अनवरत यदि अपना काम करते रहते हैं, वो उदाहरण बार बार हम लोगों को मिलता है कि एक छिपकली जो है एक बोतल में फंस गई थी, बार बार मुंह पे आती थी, नीचे गिर जाती थी, लेकिन अंततः जो है वो सफल हुई एक दिन। तो असफलता हर कार्रवाई में होती है, लेकिन असफलता शायद इसलिए होती है कि यह कार्रवाई के प्रति आपकी जो प्रतिबद्धता है वो और लगातार बढ़े और इस काम को आप कर सकें। और ज़्यादा वेग और इधर उधर की बात ना करते हुए टू द पॉइंट मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो हमसे ज़्यादा विकसित राज्य थे, विकास के क्रम में आज वो सेचुरेट कर गए हैं। तमाम तरह की संभावनाएं जो हैं वो बिहार जैसे राज्यों के लिए खुल रहा है। एग्रीकल्चर में नई संभावनाएं खुल रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की नई संभावनाएं खुल रही हैं। फॉर एग्जांपल यदि आप मीडिया को ही ले लीजिए तो मीडिया को न्यू मीडिया से कॉम्पीट करने के लिए नए नए तरीके के जो है हथकंडे अपनाने पड़ रहे हैं।
क्योंकि पूरा का पूरा व्यूअरशिप जो है वो टीवी से ट्रांसफर होकर के मोबाइल पे जा रहा है। सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं अपना न्यूज पोर्टल चला रहे हैं और नए तरीके से वो मोनोपोली को चुनौती दे रहे हैं। जिस तरीके से हम इकोनॉमी में बात करते हैं कि बिग कॉरपोरेट को कॉम्पीट करने के लिए आपको छोटे छोटे उद्योगपतियों को साथ लेना पड़ेगा, उसी तरीके से जो बड़े चैनल हैं जिनमें करोड़ों अरबों रुपया लगा हुआ है, जो सरकार के लिए बिन बजा रहे हैं, उनको काउंटर करने के लिए आपको छोटे छोटे न्यूज पोर्टल को सपोर्ट करना पड़ेगा। उसी तरीके से समाज के दूसरे जो प्रोफेशन है उसमें भी आप जाकर के देखिए, जो जिस तरीके से आज स्वास्थ्य सेवाओं का कॉर्पोरेटीकरण किया गया है, तो उसमें जो डॉक्टर हैं, अच्छा इलाज करते हैं, कम फीस लेते हैं, उनको हमको इकट्ठा करना पड़ेगा। जिस तरीके से आज लॉ फर्म बन रहे हैं, बड़े बड़े लॉ फर्म बन रहे हैं, लेकिन जो एक साधारण वकील है, स्ट्रगलर है, एफिडेविट बना करके अपनी जिंदगी जी रहा है, उसको इकट्ठा करना पड़ेगा। ये जो नया क्लास पैदा हुआ है, जो विभिन्न जातियों में पैदा हुआ है, मतलब कई बार ये कंफ्यूजन भी रहा और वामपंथियों पे आरोप भी रहा कि वो इस देश में जाति की पहचान नहीं कर पाए। हम जाति की पहचान किए हैं। इस देश के भीतर कमाने वाला एक तबका है और उसकी कमाई को लूटने वाला एक दूसरा तबका, जिसको हम कहते हैं पैरासाइट क्लास। तो ये जो कमाने वाला तबका है वो विभिन्न जातियों में है और विभिन्न जातियों में आप देखेंगे कि उनके नाम पे एक लूटने वाला क्लास जो है वो पैदा हो गया है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि क्लास में कास्ट है और कास्ट में क्लास है। इस बात को हमको बिहार के परिदृश्य में समझना पड़ेगा और ये पर्सपेक्टिव यदि दिमाग में क्लियर हो और नई संभावनाएं जो पैदा हो रही हैं, दोनों को यदि मिलाया जाए तो ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है और इतिहास में बहुत सारे लोगों ने इस काम को किया है। एक बार वैसे विश्वस्त लोगों को यूनाइट और एकजुट करने की जरूरत है, जिनके भीतर ये कमिटमेंट हो। आपका मकसद है अभी बीजेपी को हराना, हटाना है? नहीं, बीजेपी को हटाना जो है वो हमारा तुरंत का कार्रवाई है, लेकिन ये थोड़ी है कि मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे उससे जो है इस देश की समस्या खत्म हो जाएगी। उसके बाद असल काम शुरू होता है। बीजेपी को हराने के लिए भी आपको तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको एक साथ लाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो वो लाने का काम उसमें आपकी अहम भूमिका क्या होगी? देखिए, हम बार बार कह रहे हैं कि देश के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती ये है कि बीजेपी इस देश के डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को, जो जमहूरियत, जो लोकतंत्र है, उसके पूरे की पूरी संरचना को खंडित और विखंडित करना चाह रही है। संविधान पे लगातार जो है वो हमले हो रहे हैं। वो गुजर गए नेताजी बीजेपी के अनंत कुमार जी बार बार बोले कि इस देश के संविधान को हम बदलेंगे। तो संविधान बचाने की इस मुहिम में जितने भी राजनीतिक दल इकट्ठा हो सकते हैं वो आए और बीजेपी को सत्ता से बाहर करेंगे। पहली चुनौती है, लेकिन ये हार जाएंगे। लेकिन कन्हैया कुमार का क्या रोल होगा, ये देश जानना चाहता है। देखिए, हाथ जोड़ करके सभी राजनीतिक दलों से अपील कर रहे हैं। हमारी अपनी पार्टी के भीतर भी बड़ी बहस हुई इस बात पे और पार्टी इस नतीजे पे पहुंची कि देश को बचाने के सवाल पे अपना राजनीतिक नुकसान भी यदि करना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। हमको देश बचाने की प्राथमिक तौर पे स्वीकार करनी चाहिए। और इसीलिए खुले तौर पे जो है, जब यहाँ पे बिहार के अंदर जो सीपीआई की राजनीतिक कार्रवाइयाँ हुई उसमें विभिन्न दलों के साथ मिल करके उसको आगे बढ़ाने का काम किया गया। मसलन मुजफ्फरपुर बालिका गृह का जब मामला आया तो वामपंथी पार्टियों ने हड़ताल का कॉल दिया और ये जो है एक देश स्तर का मुद्दा बना। फिर दूसरे राजनीतिक दल भी उस हड़ताल में शामिल हुए, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए। तो राजनीतिक दलों की एकता किसी एसी रूम में बैठ करके नहीं बनेगा। राजनीतिक दलों की एकता संघर्ष के मैदान में बनेगा, सड़कों पे बनेगा, गली चौराहों पे बनेगा। और आज देखिए कि वो एकता जनता ने खुद ब खुद बनाना शुरू कर दिया। कन्हैया कुमार जो झूठ को झूठ कहने के वो हमेशा तैयार रहता है, जो झूठ है उसको झूठ कहने के लिए, असत्य है तो असत्य है। क्या पॉलिटिक्स में आने के बाद भी कन्हैया कुमार असत्य को असत्य, झूठ को झूठ कहने की हिम्मत रख पाएगा? क्योंकि अभी फंसाने बचाने की राजनीति चल रही है देश में। देखिए अभी तक तो मैं इसी मूल्य के साथ जी रहा हूं कि जो जैसा है बेबाकी से उसको वैसा ही कहा जाए। हमारे ऊपर भी जो बात कहे जाते हैं, जो कुछ कमियां हमारी गिनाई जाती है हमारी पार्टी की, उसको भी हम हाथ दो जोड़ करके सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहां गलती हुई है उस गलती को मान लेंगे, क्योंकि गलती को जब तक मानेंगे नहीं तब तक उसको ठीक नहीं करेंगे। जैसा अभी हमने आपको बातचीत के क्रम में बताया कि हमारे ऊपर ये आरोप लगता रहा कि हम वर्ग और जाति के अंतर को नहीं समझ पाए। और भी आरोप है। ये एक पर्सपेक्टिव का सवाल है। बाकी तो जो है आरोप और प्रत्यारोप राजनीतिक में कई बार बिना बेस सिर पैर के भी होते हैं। 200 साल पहले जो था कम्युनिज्म जो था और आज
उसमें क्या अंतर? नहीं, कम्युनिज्म तो कभी था ही नहीं सर। कम्युनिज्म कहाँ आया है? वामपंथ का जो भविष्य था, जो सोच थी, और आज का जो है उसका मैं बोल रहा हूँ, क्या अंतर आया विचारधारा में, उसके रणनीति में? देखिए, होता यह है कि जब समाज की भौतिक परिस्थितियां बदलती हैं, ऑब्जेक्टिव रियलिटी जब चेंज होता है, तो उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी भी बदलनी चाहिए। और आज जो है वामपंथी पार्टियां भी अपनी स्ट्रेटेजी को बदल रही हैं। न्यू मीडिया जो है उससे जुड़ने का प्रयास कर रही हैं, नौजवानों को नए तरीके से इकट्ठा करने का, और जो नया मजदूर वर्ग पैदा हुआ है, मतलब आप ये देखिए। आप मानते हैं कि बड़ा मीडिया आपके साथ नहीं है, न्यू मीडिया से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब बड़ा मीडिया आपके साथ नहीं है? देखिए, मीडिया का एक बड़ा हिस्सा जिसकी कॉरपोरेट फंडिंग है, कॉरपोरेट में भी खास करके एक घराने की फंडिंग है, आपके यहाँ नाम ले सकते हैं, आप कट नहीं कीजिएगा, उनके चैनल पे जब जाकर के बोलते हैं तो वो कट कर देते हैं। सीधे सीधे अंबानी जी की कंपनी जिन मीडिया हाउस को अपने कब्जे में ली है, वो मीडिया हाउस आज के समय में सरकार के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है, एक भी शब्द नहीं। तो मीडिया का जो ये चरित्र बदला है, स्वाभाविक रूप से उनका पूरा ध्यान जो है वो सरकार को एक्सपोज करने में नहीं होता है, पूरा ध्यान उनका विपक्ष को एक्सपोज करने में होता है। और हम विपक्ष में हैं, और हम विपक्ष में हैं इसलिए हमको एक्सपोज करने पे लगे रहते हैं। लगातार आप देखेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके चैनल में ये हमारे साथ नहीं होगा, कि सवाल पूछे जाते हैं और जो जवाब देते हैं उसको काट छांट करके दिखाया जाता है। बिल्कुल अनएडिटेड चलेगा। नहीं, धन्यवाद आपका। तो ये परिस्थिति है कि आज के वक्त में विपक्षियों को इकट्ठा करना एक चुनौती है। विपक्षी दल जब इकट्ठा हो जाए तब मिल करके यह जो झूठ की ताकत है उसके खिलाफ मजबूती से लड़ना, और संवैधानिक मूल्यों को स्थापित करते हुए एक ऐसी सरकार बनाना जिसमें एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो, और उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में जो हमारा फोकस हो वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो, ट्रांसपोर्ट हो, वो आपको सेल्फ रिस्पेक्ट हो, सभी तरह के लोगों का, किसी भी जाति या समुदाय का हो, सबका सेल्फ रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है। छात्र संघ के नेता होते हुए अब जेएनयू में आप जिन मुद्दों को लेकर उठाते रहे हैं, छात्रों की समस्याओं को लेकर, क्या उसका मैनिफेस्टेशन पॉलिटिक्स में आकर करा पाएंगे किस स्तर का? देखिए, हमारी लड़ाई यही है, हर किसी का अपना एक सपना होता है, और पास इसीलिए लिखे हैं कि सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। हमारा सपना ऐसा ही है, हम ऐसा ही बिहार चाहते हैं कि हम गर्व से कह सकें कि हमारे पास एक एम्स है जिसमें बेहतरीन इलाज होता है। एम्स है, फिर भी जो है लोग दिल्ली एम्स में जा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति क्यों है? हमारे पास इतना बड़ा कृषि योग्य भूमि है, फिर भी हमारे किसान पलायन करके पंजाब में क्यों जा रहे हैं धान काटने के लिए? अभी जा रहे होंगे, ट्रेन पकड़ करके, छठ मना करके लोग जाएंगे। उसी तरह से हमारे यहाँ के विद्यार्थी कोटा में जाते हैं पढ़ने के लिए, वो पटना में, मुजफ्फरपुर में, भागलपुर में, बेगूसराय में, पूर्णिया में, कटिहार में क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? ये जो सपना है, इस सपने को हम कैसे पूरा करेंगे? इस सपने को हम तभी पूरा करेंगे जब यहाँ पे छोटे छोटे उद्योग धंधों का विकास होगा, नए तरीके से कृषि का विकास किया जाएगा, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उसका प्रबंधन किया जाएगा, और जो इतना बड़ा हमारा जिसको कहते हैं कि श्रम की ताकत, मेहनत की ताकत से पहाड़ को तोड़ करके दशरथ मांझी ने दिखाया है, अकेले जो है पहाड़ तोड़ करके रास्ता बना दिए। ये जो हमारी विरासत है, उस विरासत को हमको इन्वोक करना पड़ेगा। यानी जो कॉमन मैसेज में जो परसेप्शन है आपकी पार्टी के बारे में, वामपंथियों के बारे में, कि बाजार उद्योग धंधे के खिलाफ है वो, ठीक है, तो उसको आप तोड़ते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। आप साफ कर रहे हैं कि नहीं, छोटे छोटे उद्योग धंधों को बढ़ाना है, कल कारखाने लगाने हैं। नहीं, हम लोग कभी भी इसके खिलाफ नहीं थे। ये परसेप्शन और झूठ है सर, ये उसी तरह से झूठ है जैसे मेरे बारे में ये कहा जाता है कि हम हिंदू विरोधी हैं। झूठ बहुत बड़ा हो जाए, बहुत फैला दिया जाए तो सच जैसा लगने लगता है। होता है, लेकिन सर झूठ ही होता है। एक एग्जाम्पल में बार बार जो है अपने जन संवाद कार्यक्रम में जनता के सामने देता हूँ कि बेल के पेड़ के सामने खड़ा होकर कहेंगे 50 बार कि ये कटहल है, तो बेल कटहल हो जाएगा। झूठ कितना भी बड़ा क्यों ना हो, परसेप्शन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो रियलिटी को निगेट नहीं कर सकता है। रियलिटी होती है। मान लीजिए एक बहुत बड़ा परसेप्शन बना दिया गया कि हम देशद्रोही हैं, क्या ये परसेप्शन अपने आप ब्रेक हुआ कि नहीं हुआ? अपने आप ब्रेक हुआ। अगर देशद्रोही है बाहर क्यों घूम रहा है, जेल में क्यों नहीं है अभी तक, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? आरोप लगे कि आप जेल में क्या क्या देशद्रोह के नारे लगाए, देश के खिलाफ नारे, तो वो परसेप्शन ब्रेक हुआ ना, जेल भी गए। हाँ, जेल भी गए। तो ये फंसाओ बचाओ की राजनीति चल रही है, इसमें कैसे संघर्ष? ये चलेगी सर, ये हमेशा होती है। आप ये देखिए कि अंग्रेजों ने इस देश में कैसे शासन किया, डिवाइड एंड रूल करके शासन किया।